नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में। और आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी को जानिए, ये हमने नाम इसलिए रखा है कि जीएसटी के जो फाइनल ड्राफ्ट रूल्स हैं वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं आप लोगों की समझने के लिए, व्यापारियों की समझने के लिए, और सरकार उस पर राय भी मांग रही है। ये नियम आप देख सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर। आप जाइए www.cbse.gov.in, इस पर आप जाके देख सकते हैं। और सरकार जो आपसे सुझाव मांग रही है, 10 अप्रैल तक आप ईमेल के जरिए आप उनको सुझाव दे सकते हैं। वो ईमेल आईडी है gst-cbse@gov.in। तो यानी आपके जो भी सुझाव हैं या जो भी आपके मन में शंकाएं हैं वो आप सरकार को भेज सकते हैं। इसके बाद जो है 18 और 19 मई को एक बैठक होगी श्रीनगर में, जहां पे जीएसटी काउंसिल में ये सारे मुद्दे फाइनल रूप से तय किए जाएंगे। साथ ही जो टैक्स के ब्रैकेट्स तय किए गए हैं उनको, उनके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, इस पर भी फैसला लिया जाए। क्योंकि 1 जुलाई की जो डेट है बिल्कुल करीब है, तो ये सारी चीजें अंतिम चरण में चल रही। तो इसी चर्चा के लिए हमने आज ये खास शो किया है, जिसमें हम समझेंगे। ये एक डिबेट नहीं है, ये एक समझने वाला शो है। एफएक्यूज है, जो आपके मन में शंकाएं, सवाल है कि क्या होने वाला है, क्या मन में चीज चल रही है, उसको सवाल समझा जाए। तो इस चर्चा में शामिल हमने किया है, हमारे साथ कमिश्नर साहब हैं जीएसटी के, जो उपेंद्र गुप्ता जी, इनसे पूछेंगे जो बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे हैं। साथ ही 2 टैक्स एक्सपर्ट भी हमने रखे हैं, शरद कोहली और डिलाइट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर एमएस मोनिको। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपेंद्र जी के पास ही चलेंगे। उपेंद्र सर, हमने ये शो इसलिए किया है कि जो तमाम हमारे व्यापारी भाई हैं, जो ट्रेडर हैं, जो कंपनीज हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि उनको राय भी देनी है, उनके मन में जो क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ब्रीफली अगर आप इसका एक बार प्रियम्बल सेट कर दें, जो 4 मेन ट्रैक्स रखे गए हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वैल्यूएशन का, ट्रांजिशनल प्रोसीजर का और कंपोजिशन ऑफ स्कीम्स का, तो उसके बाद चीज फिर हम शुरू करें। आपके दर्शकों को नमस्कार। हमने सितंबर के माह में 5 रूल पब्लिक डोमेन में डाले थे, रजिस्ट्रेशन पे, रिटर्न, पेमेंट्स, रिफंड और इनवॉइस। हमको बहुत सारा फीडबैक आया और उसके बाद सीजीएसटी लॉ, आईजीएसटी लॉ और एक नया यूटीजीएसटी लॉ, जो कि लोकसभा में तीनों लॉ ये 29 मार्च को अभी पास हुए थे। और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उन 5 रूल्स में जो अमेंडमेंट्स करने चाहिए थे वो किए गए। उसके अलावा 4 नए रूल्स लॉ कमेटी ने तैयार किए। 4 रूल्स हैं, वैल्यूएशन रूल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स और कंपोजिशन रूल्स और वैल्यूएशन रूल्स। ये रिवाइज पुराने 5 रूल और नए 4 रूल्स जीएसटी काउंसिल की जो अभी 13वीं बैठक थी, जो कि 31 मार्च को हुई, उसमें काउंसिल ने ब्रॉडली अप्रूव किए। और वो 8 रूल हमने कल पब्लिक डोमेन में डाले थे और परसों पब्लिक डोमेन में डाले थे, और एक रिटर्न रिलेटेड रूल आज हमने पब्लिक डोमेन में डाला है। ये 9 रूल्स, 4 नए रूल्स और 5 जो पुराने रूल थे रिवाइज रूल्स, वो पब्लिक डोमेन में हमारी, जैसा आपने भी बताया था अभी, कि सीबीईसी की वेबसाइट पे है। और हमने रिक्वेस्ट किया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री से कि 10 तारीख तक, 10 अप्रैल तक अपनी फीडबैक दें। जी हाँ, बिल्कुल। सीबीएसई की वेबसाइट पे आप जाइए cbse.gov.in और उस पे आप अपने सुझाव मेल करके दे सकते हैं gst-cbse@gov.in पर। आप अपने सुझाव, अपनी शंकाएं, अपने सवाल दे सकते हैं वहां पे। तो गुप्ता जी, पहला सवाल मैं वैल्यूएशंस पे ही आता हूं। चूंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, इसमें जैसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट कोई बेचा जाएगा, सपोज कार ले लेते हैं कि सेकेंड हैंड कार है, तो उसके अलग अलग मार्केट हैं, अलग अलग वैल्यूएशंस लोग निकालेंगे। तो उसमें आपको लगता है कहीं कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि वो सर्टेन हो सके, क्योंकि कहीं पे ज्यादा वैल्यूएशन होगा एक ही प्रोडक्ट का, कहीं पे कम होगा, तो ये कैसे सेटल हो सकता है? उसके लिए अगर आप वैल्यूएशन रूल्स देखेंगे, वैल्यूएशन रूल में एक स्पेसिफिक प्रोविजन लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, और उसमें हमने ये प्रावधान किया है कि मार्जिन पे जो भी टैक्स पेयर, जो भी डीलर या ट्रेडर डील कर रहा है सेकंड हैंड गुड्स में, तो उसको उसकी सेल परचेज और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसको जनरली मार्जिन स्कीम बोला जाता है।
और ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि जब वो पुरानी गुड्स खरीदेगा उस पर जिससे उसने खरीदी है, जब उसने उस व्यक्ति ने खरीदा होगा तो उस पर टैक्स दिया होगा जिसका कि उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया होगा, क्योंकि वो एक उपभोक्ता है और उपभोक्ता को क्रेडिट नहीं मिलता है। और उसको यूज करने के बाद उसने उस रिड्यूस वैल्यू पे या ओल्ड आइटम की वैल्यू पे जो भी टैक्स दिया, जो भी उसने बेचा अब ट्रेडर को, उस पे वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकता है। तो वैल्यूएशन रूल में ये प्रावधान है कि सेकंड हैंड गुड्स को मार्जिन पे टैक्स किया जाएगा, उसकी वैल्यू मार्जिन के बराबर होगी, ना कि सेल प्राइस के बराबर होगी। राइट शरद जी, मेरे ख्याल में ये तो काफी क्लियर हो गया कि सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। नहीं, पर जो डीलर्स हैं, मैं गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि जो सेकंड हैंड कार के डीलर्स हैं, मान लीजिए हम कार का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक ही गाड़ी जो है 10 डीलर्स के यहाँ अलग अलग प्राइस पे लगाई जाती है, तो उसने डीलर ने जो कार ली थी वो डीलर के पास कार किसी कस्टमर की रखी हुई है, मान लीजिए कस्टमर ने उसको मान लीजिए कार को 10 लाख का लिया था, आज 5 साल बाद वो गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रह गई है। 5 लाख जो गाड़ी रह गई है तो गुप्ता जी के कथन अनुसार तो 10 लाख जो ली थी और जो बिकेगी उस पर जो डिफरेंशियल होगा, तो डिफरेंशियल तो यहाँ नेगेटिव में जा रहा है। तो थोड़ा सा वो स्पष्टीकरण दें कि इसमें कैसे होगा, जो मैंने ये एक उदाहरण लिया है। नहीं 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 5 साल बाद 5 लाख की है वो। जी देखिए, हाँ, जो देखिए पुराना डीलर है, मैंने गाड़ी खरीदी थी आपके एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए की, अब मैं डीलर को 5 लाख में बेच रहा हूं। अब डीलर ने 5 लाख की गाड़ी खरीद के, हम ये मानते हैं उदाहरण के तौर पर कि 6 लाख में खरीदी, 6 लाख में बेची डीलर ने, तो जो डीलर का मार्जिन है वो 1 लाख पे है। अगर हम जनरल वैल्यूएशन रूल देखें तो डीलर को 6 लाख रुपए पर जीएसटी देना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन रूल में हमने ये प्रावधान किया है क्योंकि डीलर ने 5 लाख में खरीदी और 6 लाख में बेची, तो वो 1 लाख रुपए पे जीएसटी देगा, ना कि 6 लाख पर। राइट तो बेसिकली ये है कि जो मैं गुप्ता जी ये कह रहा था, क्योंकि डीलर अमूमन कमीशन लेते हैं, मान लीजिए उसने ऐसे की ऐसी कस्टमर को सीधा 5 लाख रुपए पकड़ा दिया, अपनी बीच में कमीशन ले ली, तो फिर इसमें क्या प्रावधान रहेंगे? तो फिर वो डीलर थोड़ा रहा, वो तो फिर कमीशन एजेंट हुआ। तो वो डीलर जो है फिर कमीशन पे जो है उसने फिर उसको सर्विस दी, उपभोक्ता को सर्विस दी कि मैं आपकी गाड़ी बिकवाऊंगा और उसके बदले में मैं कमीशन लूंगा, तो उसमें जो कमीशन मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। बिल्कुल। अगर उस डीलर को ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है उपभोक्ता से, तो वो 5 लाख में उसने परचेज किया, लेकिन उसके पास कोई ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता के पास कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा और ना ही उपभोक्ता 5 लाख पर टैक्स ही देगा। तो और जब उसने 6 लाख में बेची तो 1 लाख पे टैक्स देगा, और अगर उसने ओनरशिप कस्टमर के पास ही रही, ट्रेडर के पास नहीं आई जी, तो डिफरेंस जो है वो कमीशन हुआ, कमीशन पे ट्रेडर टैक्स दे देगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये क्लियर है बिल्कुल साफ तौर पे कि अगर आपने डीलर को बेच दी है, उसके बाद डीलर बेच रहा है तो फिर वो मार्जिन पे देगा, और अगर डीलर को आपने बेची नहीं, केवल बेचने के लिए काम पे लगाया तो फिर वो कमीशन बोलेगा। सर गुप्ता जी, एक सवाल और मन में उठ रहा है जो बहुत पॉपुलर है, पूरी व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री जो है टीवी फ्रिज वाली, ये 20% कम से कम इसका माल एक्सचेंज ऑफर में जाता है। तो नए प्रावधान के मुताबिक ये है कि अगर हम एक्सचेंज में लेके गए, लेट से हमने 40,000 की एक टीवी है और हमने अपनी टीवी उनको दी पुरानी वाली, उन्होंने कहा इसके 10,000, तो हमको 30,000 पे नई टीवी मिल जानी चाहिए, लेकिन नए प्रावधान के हिसाब से हमको 40,000 पे टैक्स लगेगा। तो वो जो थोड़ा हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन आया वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कस्टमर उसको बेयर करे या जो दुकानदार वो बेयर करे, और जो ये व्हाइट गुड की इंडस्ट्री है इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा है बिजनेस का जो ऐसे ही होता है, वो कैसे सेटल होगा सर? इस मामले में भी हमने स्पेशल प्रोविजन किया हुआ है वैल्यूएशन रूल में, जिसमें हमने ये प्रोवाइड किया है कि अगर आपकी मॉनेटरी वैल्यू नोन है कि आपने कितना रियलाइज किया है और वो वैल्यू आपकी मनी टर्म्स में कंप्लीट वैल्यू है, तो आप उसी पे प्राइस पे देंगे। अब जो 40,000 रुपए का सामान है वो अगर उसने 30,000 में बेचा तो, और उसने एक्सचेंज में कुछ नहीं लिया डीलर ने, तो 30,000 रुपए वैल्यू होगी।
लेकिन हमने रूल में ये लिखा कि जहां पर कंसीडरेशन पार्टली इन मनी है, पार्टली नॉट इन मनी है। इस आपके एग्जाम्पल में जो आपने कहा, इसमें डीलर के पास दो तरह से पैसा आ रहा है। एक तो 30,000 रुपए कैश आ रहा है और एक पुरानी वस्तु आ रही है। सपोज उसकी वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में डीलर डिटरमिन करेगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर उसकी वैल्यू वो ये डिटरमिन करता है कि 5,000 है, तो वैल्यूएशन रूल ये प्रोवाइड करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केस में जो वैल्यू होगी ट्रेडर के हाथ में वो 35,000 होगी। 30,000 रुपए कैश और 5,000 रुपए जो उसको इन काइंड मिला है, उसकी क्या मॉनेटरी वैल्यू होगी, हम वो वैल्यू लेंगे। और आगे वैल्यूएशन रूल में ये भी प्रोविजन किया गया है कि अगर आप जो इन काइंड जो आप पुराना सामान मिला है उसकी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ओपन मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेंगे उस प्रोडक्ट की और वो वैल्यू होगी। तो वैल्यूएशन रूल में जो ड्राफ्ट वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन रूल्स अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसमें हमने हर सिचुएशन को कवर करने की प्रयास किया है कि जो भी सिचुएशन हो, हमने हर सिचुएशन के बारे में एक विस्तृत रूल जो है रूल में इंक्लूड किया है। परफेक्ट। तो यहां पे भी क्लैरिटी हो गई कि आपको अगर आप ऑफर में जाते हैं तो किस तरह का होगा। बाई वन गेट वन वाला भी एक सर वो भी सॉल्व हो जाएगा इसमें, क्योंकि बाई वन गेट वन वाला जो है उसमें भी दोनों की वैल्यू जोड़ के ली जाएगी या अलग अलग? नहीं, बाई वन गेट वन में तो वैल्यू ही आपकी टोटल, अगर यही एग्जांपल लें, हम ये बोलें कि 30,000 रुपए में आप टीवी ले लीजिए और हम आपको एक प्रेस भी साथ में देंगे जी, तो दोनों की वैल्यू 30,000 रुपए है, तो 30,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। वहां पे प्रेस की वैल्यू हम अलग थोड़ा लेंगे। बिल्कुल सर। तो बाई वन गेट वन का कोई इश्यू नहीं है सर। एक और इश्यू जो ट्रांजिशन वाला है कि जैसे जो 30 जून तक जिनके पास जो स्टॉक है और 1 जुलाई से मैं मान के चल रहा हूं कि जीएसटी लागू हो गई, तो उसमें 40% की वैल्यूएशन पे ही आप इनपुट क्रेडिट देंगे। इस पे आप लोगों ने राय मांगी, क्या ये वाजिब लगता है? बाकी वाला कैसे सेटल होगा सर? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हम लोगों को। देखिए, अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के से रिलेटेड ट्रांजिशनल प्रोविजन पढ़ेंगे जो कि सीजीएसटी लॉ में है और वही प्रोविजन आईजीएसटी लॉ में अडॉप्ट किए गए हैं, वो सेक्शन 139 से सेक्शन ट्रांजिशनल प्रोविजन के 3 या 4 सेक्शन हमने मेन लॉ में रखे हैं। 140 ऑनवर्ड्स हमने 4 सेक्शंस रखे हुए हैं। 140 से आई थिंक 143 तक है या 142 तक है। उस पावर के तहत हमने ये रूल्स बनाए हैं, ट्रांजिशनल रूल्स भी बनाए हैं और आईटीसी रूल्स भी बनाए हैं। अब अगर आप आज भी रजिस्टर्ड हैं और जीएसटी में भी रजिस्टर्ड हैं, तो पूरा क्रेडिट जितना आपके पास सरप्लस क्रेडिट आज अवेलेबल है आपकी रिटर्न में, या आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक से रिलेटेड जिसके ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, पूरे का पूरा क्रेडिट जीएसटी में मिलेगा आपको। लेकिन जो ट्रेडर है, जो डीलर है, उसके पास एक्साइज के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, उसके पास ये प्रूफ नहीं होता है कि उसने ड्यूटी पे की हुई है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमने ये प्रावधान किया है कि अगर आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप पहले सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड आज नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप लेंगे, तो आपके पास जितना स्टॉक होगा उस पर जब आप टैक्स देंगे, वो टैक्स में से 40% क्रेडिट हम अलाउ करेंगे, हालांकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने टैक्स दिया हुआ था। तो ये हमने एक बेनिफिशियल प्रोविजन रखा है जिससे कि ट्रेडर्स को, जिनको आज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, उनको 40% की हद तक क्रेडिट अवेलेबल रहेगा विदाउट ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स। राइट। तो बिना ड्यूटी और अगर आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स है तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल। जो अगर आपने ड्यूटी पहले पे की है तो पूरा क्रेडिट, अगर नहीं डॉक्यूमेंट बिना किसी प्रूफ के, राइट, तो 40% तक है। तो ये मेरे ख्याल में ये काफी हद तक क्लियर है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो आप पूरा क्रेडिट भी ले सकते हैं। आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो 2-3 और इश्यूज हैं जिस पर गुप्ता जी से सफाई लेंगे, साथ ही जो हमारे 2 एक्सपर्ट हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस हद तक लोग सेटिस्फाई हुए। ब्रेक के बाद
स्वागत है आपका फिर से एक बार इस खास शो में, जहां पे हम बात करेंगे अपने जीएसटी को जानिए। जो 4 ड्राफ्ट सरकार ने लॉन्च किए हैं उस पर आपकी राय मांगी जा रही है, आपके सवाल पूछे जा रहे हैं और आपके उनमें जो शंकाएं हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ बेहद एमिनेंट पैनल है, हमारे साथ जीएसटी के कमिश्नर है उपेंद्र गुप्ता जी, साथ ही 2 टैक्स एक्सपर्ट जो हमने बनाया। मणि, मैं आपसे बात नहीं कर पाया पहले सेगमेंट में, मुझे ये बताइए कि जो एक प्रोविजन इसमें रखा गया है कि मैन्युफैक्चरर है उसका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है और 2.5% वो पे करे, तो ये प्रोविजन सही है? इस पे तो एग्री हो जाना चाहिए लोगों को। प्रोविजन तो बहुत सही है और बहुत अच्छा है, और कॉम्पोजिशन लेवी की प्रोविजन जीएसटी में है। सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, पर मेरे हिसाब से ये जो लिमिट है 50 लाख की, ये काफी कम है। आज की तारीख में भी एक्साइज की जो लिमिट है, जो एक्साइज की एग्जेम्पशन लिमिट कहलाती है, वो 1.5 करोड़ की है। और ये 1.5 करोड़ की जो लिमिट है, ये काफी साल पहले फिक्स की गई थी। उसमें अगर हम इन्फ्लेशन फैक्टर करें तो एक्चुअली एक्साइज की जो लिमिट है वो आज की तारीख में होनी चाहिए 2.5 से 3 करोड़ के करीब। तो उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं कि 50 लाख का लिमिट है कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर्स में क्या है कि ये स्मॉल डीलर्स हैं। अब स्मॉल डीलर का डेफिनेशन ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू वेरियस बिजनेसेस चेंज होता गया है। ज्यादातर केसेस में जब हम डीलर की बात करते हैं, हम बात मैन्युफैक्चरर्स की नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडर्स की कर रहे हैं। और ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो बहुत कम मार्जिन पे होती है। तो 50 लाख अगर कोई डीलर का ट्रेडिंग लिमिट है, उसके ऊपर अगर उसने 3% या 4% कमाया, तो हम बहुत मामूली लोगों की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होता और सरकार के लिए भी ये आसान होता अगर ये लिमिट 50 लाख के बजाय 1.5 करोड़ या 2 करोड़ पे रखी जाती, तो कॉम्पोजिशन लिमिट काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाती। राइट, गुप्ता जी उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी में अब जो है डिस्टिंक्शन नहीं है सिर्फ ट्रेडिंग की या सर्विस प्रोवाइडर की या मैन्युफैक्चरर की। आज वैट लॉज में ट्रेडर्स के लिए एग्जम्पशन लिमिट बहुत कम है। कहीं कुछ स्टेट्स में 5 लाख है और सबसे ज्यादा किसी स्टेट में 25 लाख है। सर्विस टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट 10 लाख है। एक्साइज में हालांकि 1.5 करोड़। अब हम जो है उन सब चीजों से दूर हटके अब हम एक सप्लाई के ऊपर जा रहे हैं, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की डिस्टिंक्शन खत्म हो रही है। तो 20 लाख की लिमिट रखी गई एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड में, जहां पे बिल्कुल छोटे व्यापारी के लिए कोई जीएसटी का टैक्स नहीं देना है और ना ही उसको जीएसटी से कंप्लाई करना है। 50 लाख रुपए तक की लिमिट हमने तीनों के लिए रखी है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं उनके लिए रखी है, हमने मैन्युफैक्चरर के लिए रखी है जिससे कि छोटे मैन्युफैक्चरर को भी कंपाउंडिंग का फायदा मिले, और ट्रेडर्स के लिए भी रखी है। और इन तीनों, क्योंकि आज डिफरेंट लिमिट्स है और रेंज आपने देखा, जैसे मैंने कहा कि 5 लाख से 1.5 करोड़ तक एग्जम्पशन लिमिट है, तो हमने काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि 50 लाख रुपए तक शुरू में लिमिट ठीक है। और ऐसा मानना भी हम लोगों का हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग कंपोजिशन का बेनिफिट शायद ना लेना पसंद करें, क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा और जो टैक्स वो देंगे कंपोजिशन का वो भी अपने उपभोक्ताओं से वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। फिर भी काउंसिल ने ये एग्री किया कि 50 लाख शुरू में रखते हैं और फिर हम आगे देखेंगे, जैसे जरूरत होगी तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन किया गया है कि अगर काउंसिल बाद में ये निर्णय ले कि 50 लाख को बढ़ाना है, तो काउंसिल 1 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर का रिकमेंडेशन कर सकता है। ऐसा सेक्शन 10 जो कंपोजिशन लेवी का है उसमें ऑलरेडी प्रावधान है। राइट, तो ये भी एक क्लैरिटी हो गई कि किस तरीके से सरकार इसमें सोच रही है। यहां पे एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, वक्त है ब्रेक का। लौट के आएंगे तो गुप्ता जी से ये पूछेंगे कि अगर एक ही कंपनी अपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सामान जब ट्रांसफर करती है, तो उसमें जो जीएसटी आप इमीडिएटली लगाने की बात कर रहे हैं, उसमें माल तो बिका नहीं, तो उसके लिए एक बड़ी लायबिलिटी हो गई, उसने टैक्स पहले पे कर दिया और अभी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। ब्रेक की बात करें। खास आपके लिए एक शो है जीएसटी को जानिए और हमारे साथ एक एमिनेंट पैनल है। शरद जी आपके पास आएंगे, आपके मन में एक सवाल था, पूछिए। मैं उपेंद्र जी से जानना चाहूंगा, 2 संशय हैं इस विषय में कि एक कंपनी जब अपनी ही ब्रांच में एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल का ट्रांसफर करती है,
तो उसमें जो उसकी वैल्यू मानी जाएगी, पहले तो अभी जो सेंट्रल लॉ, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है या सेंट्रल वैट है, उसके अंतर्गत तो एक आप एफ फॉर्म देते हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अब जब सेल होती है तब लगता है। पर अब जीएसटी में यह प्रावधान है कि जब कंपनी अपनी ही ब्रांच में माल ट्रांसफर करेगी तो उसके ऊपर वो टैक्स लगेगा। तो मेरे दो संशय हैं। पहली बात तो ये प्रावधान क्यों किया गया है, दूसरा ये कि जो वैल्यू कंपनी डिक्लेयर करेगी, क्या जीएसटी अथॉरिटीज, असेसिंग अथॉरिटीज उसको कंपेल करेंगी कि वो मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करे, या कोई भी वैल्यू जो कंपनी डिक्लेयर कर देगी उसके ऊपर उसको जीएसटी देना पड़ जाएगा। तो ये मैं उपेंद्र जी से संशय दूर करना चाहूंगा। आपके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ऐसा टैक्स क्यों लगाया गया है। उसका कारण ये है कि अब आपको जो टैक्स आप एक स्टेट में देंगे उसका इनपुट क्रेडिट दूसरी स्टेट में मिलेगा। अब अगर आप स्टेट ए से स्टेट बी में अपनी ही यूनिट में सामान भेज रहे हैं तो पहले जो वैट लगता था वो सेल पे लगता था। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, और सप्लाई जो है वो बहुत वाइड कंसेप्ट है सेल के मुकाबले। सेल जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से डिसाइड की जाती थी कि सेल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जीएसटी में ऐसा प्रावधान नहीं। अगर ये टैक्स ना लगे तो जो आपको स्टेट ए में जो आपने सामान बनाया या सामान खरीदा और उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला हुआ था जी, अगर ए से बी को जब आप भेजेंगे और उस पर टैक्स नहीं लगेगा तो स्टेट ए में इनपुट टैक्स क्रेडिट रह जाएगा। तो उसका क्या करेंगे आप? तो उसके लिए आपको रिफंड लेना पड़ेगा जी। अब हमने क्या प्रावधान किया है कि रिफंड लेने की बजाय आप टैक्स पे कर दें, क्योंकि आपको जब स्टेट बी में सामान पहुंचेगा तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना ही है। तो आपको रिफंड की बजाय आप अपने आप ही क्रेडिट ट्रांसफर कर सकने की स्थिति में है जब आप स्टेट ए से स्टेट बी में सामान भेजते हैं जी। गुप्ता जी बस लास्ट में, अब जब स्टेट बी में सामान पहुंचेगा तो जो आपने टैक्स दिया हुआ है जो कि आईजी मिल जाएगा। गुप्ता जी लास्ट आईजीएसटी होगा उसका क्रेडिट मेरी तरफ से एक सवाल, एक बिल्कुल छोटा सा एक लाइन में जवाब चाहिए। दूसरा सवाल सर, 1 जुलाई की डेट हम लोग मान के चलें कि लागू हो जाएगा या थोड़ी सी तैयारी में देर हो सकती है, 1 सितंबर हो सकता है? देखिए, सरकार पूरी तरह से उस टारगेट डेट 1 जुलाई 2017 को मान के चल रहा है और इसीलिए उसी कदम में लॉ अब 5 तारीख को राज्यसभा में डिस्कस होने वाला है जी। 9 जो मेन रूल्स थे वो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। बाकी रूल्स भी कुछ रूल्स बचे हैं जिनको जो कि इमीडिएट नहीं चाहिए, उन पे काम चल रहा है। जीएसटी रेट पे काम चल रहा है। तो सरकार का ये प्रयास है कि 1 जुलाई से लागू जीएसटी आए। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए, खासतौर पे उपेंद्र जी का, जिन्होंने बहुत सारे हमारे संशय दूर किए व्यापारी भाइयों के। उम्मीद करते हैं कि ये शो आपको पसंद आएगा और आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।